उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ARO में सिलेबस में कृषि दी हुई है, ठीक है। तो कृषि से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। उसी की आज कुछ सामान्य चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है कि भारत के संपूर्ण भूभाग में से केवल 51% भूभाग पर भारत की कुल श्रम शक्ति का 54% भाग क्या है जो निर्भर है। ये डाटा कहीं कहीं पे 58% हो जाता है, क्योंकि 58% को कृषि क्या कर रही है, रोजगार दे रही है, ठीक है। भारत में कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, ठीक है। उसमें कृषि व सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है। किस विभाग के द्वारा, ध्यान रखना, कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि गणना की जाती है। भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? 1970 और 71 के दशक में, यानी कि इस वर्ष में हुई थी। अंतिम बार 15-16 में हो चुकी है 10वीं, और 11वीं अभी क्या थी, अगस्त 2022 से शुरू होनी है, मतलब होनी थी, ठीक है, हो गई है शायद, ठीक है। तो 10 तो यहाँ पे पूरी हो गई। कब? 15 और 16 में। तो लास्ट कौन हुई थी? 15-16। अब 20 में होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कोविड वगैरह था तो नहीं हो पाई। आगे देखते हैं। देश के कुल सकल घरेलू जो उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो 17.4। 17% लिखा होता है, कहीं के 16 लिखा होता है, लेकिन ध्यान रखना 16 से कम नहीं जो है मारना है, जो ऑप्शन में है 17 से ज़्यादा नहीं, ठीक, इसी के बीच में रहती है, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जो, ठीक है, कृषि आती है। भारतीय कृषि संविधान की 7वीं सूची का विषय है। यह पहले राज्य सूची का विषय था, सबको पता है। 2006 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती का क्या मतलब है? केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 9 अकेले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और 9 कहाँ हैं? अकेले यूपी में पड़ जाते हैं। प्रत्येक फसल किसी निश्चित जलवायु क्षेत्र में ही विकसित होती है। जैसे गेहूं के लिए क्या चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय चाहिए, ठीक, क्षेत्र में। तथा धान क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अगर ये चीज़ें आपको ध्यान में ना आए वहाँ पे पेपर में, तो इतना कॉमन सेंस होगा कि गेहूं किस महीने में, यानी किस समय होता है, जब हल्का हल्का जाड़ा हो रहा होता है, और धान, ठीक है, जब जो गर्मी होती है। तो इससे आप लोग ध्यान रखो, शीत होगा या उष्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना कब हुई थी? 1960 में 17 नवंबर को हुई थी। कहाँ? तो पंतनगर में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। तब क्या था? यूपी में ही था। उत्तर प्रदेश कृषि जो विश्वविद्यालय, तो इसका नाम था, बाद में क्या हो गया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, यहीं से शुरुआत हुई थी। इसका नामकरण यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे किया गया था, ध्यान रखना। फिर क्या बात करते हैं? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना बिहार के पूसा में की गई। देखिए, कोई भी धान की वैरायटी या किसी भी नया कोई बीज जो आता है, तो उसमें क्या पूसा लगा देते हैं। पूसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये यहीं से उपजी है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। स्थान पर किया गया कौन? लॉर्ड कर्जन के काल में। कब? 1905 में की गई थी। बहुत मोस्ट है। इसे 16 जुलाई 1929 में दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से स्थानांतरित जो कर दिया गया। तो ध्यान में जो आई बात है, अब कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में, अब देखना बहुत कन्फ्यूजन होगा, अगर कृषि जलवायविक की जो आए तो ये कितने हैं? ये 15 हैं। जबकि कृषि पारिस्थितिकी की बात करें तो ये 20 हैं। इसको बहुत याद कर लेना, 15 और 20 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूपी में कौन से 9 हैं? ये जलवायविक वाले 9 यूपी में हैं। क्षेत्रों व 60 उपक्षेत्रों में बांटा है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। भारतीय कृषि का जो इतिहास नामक पुस्तक मोहिंद्र सिंह रंधावा ने लिखी। क्या नाम है? भारतीय कृषि का इतिहास। भारत में जहां 51% भूभाग पर कृषि होती है, जबकि चीन में 11% पर, और जो अमेरिका में 20%। देखिए, अगर जो कृषि सिंचित भूमि की बात आए तो क्या भारत नंबर 1 पे है। और कृषि योग्य भूमि की बात आए, ठीक है, लिख देता हूं मैं, कृषि योग्य भूमि,
कृषि योग्य भूमि, तो भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन जो कृषि सिंचित भूमि में जो भारत क्या है, प्रथम स्थान पे है। इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, इधर देख लेते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। इसको मोस्ट रखना। भारत के अंतरिम जो मंडल में राजेंद्र प्रसाद इसके कृषि और खाद्य मंत्री थे। पौधे से उत्पाद जो निर्माण तक की प्रक्रियाओं को 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से में शामिल किया जाता है। देखिए कौन कौन सी? प्राथमिक क्रिया, इसमें फसल उत्पादन अथवा प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन शामिल किया जाता है। वही मैं बात जो बता रहा हूँ, जो अभी बताया था, प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व वानिकी मतलब वन से संबंधित। देखना, जहाँ हम प्रकृति से कुछ कच्चे माल के रूप में लेते हैं वो सब प्राथमिक होता है। अब देखिए द्वितीयक में क्या आता है? इसमें विनिर्माण को शामिल किया जाता है, जिसमें कच्चे माल को तैयार किया जाता है, जैसे बुनकर उद्योग, डबल रोटी उद्योग, ईंट, है ना, ये चीज़ें। देखिए ईंट कहाँ कैसे बनेगी? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से बनेगी? प्रकृति से मिलेगी, है ना। ये जो क्या है, ऊन कहाँ से जो मिलेगी? प्रकृति से मिलेगी। रोटी यानी कि गेहूँ कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा। तो जो हमें प्राकृतिक दे रही वो क्या? प्राथमिक है। फिर जो इसको हम जो तैयार कर रहे हैं वो क्या है? ये है द्वितीयक। अब ये रोटी जब किसी के प्लेट में जाएगी, हम परोसेंगे उसको, तो वो क्या होगा? वो सेवा क्षेत्र होगा, वो रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है। आगे देखते, सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र। देखिए इसमें प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं देना शामिल है, जैसे यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान, व्यापार आदि, ठीक है। अब देखिए फसल, ठीक, ऋतुओं की बात कर लेते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतु में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। खरीफ यानी कि ठीक सयालू भी कहते हैं, याद रखना, भूल जाओ कहीं पूछ ले। यह सांवड़ी भी इसे कहते हैं। यह मानसून काल की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना इसे। इसमें कौन कौन सी फसल होती हैं? तो खाद्यान्न में क्या क्या होता है? इसमें चावल होता है, ज्वार, बाजरा और मक्का, ठीक। और दलहन में क्या क्या इसमें होता है? मूंग, उड़द और सोयाबीन। किसकी बात कर रहे हैं? खरीफ की। अभी एक आपको पहचान भी बताएंगे। तिलहन, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, तिल व सूरजमुखी, ठीक है। और व्यापारिक फसलों में कपास और तंबाकू। देखिए खरीफ की फसल ये अक्सर ठीक वर्षा कहाँ देखो, जून और जुलाई, तो ध्यान रखना वर्षा वाली सभी फसलें खरीफ में आ जाएंगी। अब देखते हैं रबी की फसल, और रबी को क्या कहते हैं? उनालू या हाड़ी भी कहते हैं। ये क्या शीत ऋतु की फसल है, जाड़ों की। ये नवंबर में बोई जाती है और मार्च जो अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। मतलब जैसे ही गर्मी शुरू होती है काट ली जाती है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं। हाँ, इसमें होने वाली जो फसलें हैं इसका क्या कौन कौन से है वर्गीकरण देख लीजिए। इसमें खाद्यान्न में गेहूं और जौ की पैदावार होती है। दलहन में मटर और चना होता है। तिलहन में सरसों और राई होती है ना। व्यापारिक इसमें कौन कौन सी? गन्ना और बरसीम हो जाता है। अब बात करते हैं जायद की। देखो जायद की पहचान बताएं। पेड़ से तोड़ो, काटो और सीधे खा लो, है ना, वो जायद में फसलें सभी होती हैं, है ना। देखिए यह गर्मी के मौसम में पानी को अवशोषित कर लेने वाली फसलों का समूह है। जायद की फसलें जो हम गर्मियों में खाते हैं तो क्या कहते हैं? पानी की कमी दूर होती है। जो है इनके प्रयोग से पानी मानव शरीर में पानी की कमी दूर हो लिखा है, ठीक है। जैसे कि तरबूज है ना, काट के हम तुरंत खा सकते हैं, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब क्या होती हैं? जायद की फसलें हैं। नोट क्या लिखा है? मूंग, उड़द, खरीफ तथा जायद दोनों चक्र में होने वाली फसलें, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए फसलों का प्रकार देख लीजिए भाई। खाद्यान्न फसलें वे फसलें जिनका जो उत्पादन केवल मात्र खाने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि गेहूं, धान, बाजरा और ज्वार, ठीक है ना। और फिर नकदी फसलें कहते हैं वे फसलें जिनका उत्पादन फसलों को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कपास, जूट और तंबाकू। देखिए आज का सिनेरियो बदल चुका है। पहले गेहूं सिर्फ खाने के लिए पैदा किया जाता था, धान खाने के लिए पैदा, लेकिन क्या पैदावार बढ़ गई, है ना। कृषि जो क्रांति के बाद से तो क्या हुआ? अधिशेष बचने लगा। जब जो अधिशेष जो बचने लगा तो हम जो अपना जो पैदा किए, उगाए, उसमें से जो बचा वो ठीक जिसको जो आ सकता है उसके पास कम है, तो हमने क्या किया? बेच दिया। तो अब प्रेजेंट टाइम में तो नकदी फसल अगर देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना।
भाई क्या कपास, जूट और तंबाकू ये भाई आदमी पिएगा तो खाएगा तो कितनी खाएगा ना, लेकिन पैदा तो बहुत होगा, तो ये बेचने के ही उद्देश्य से होता था। फिर क्या ट्रैप फसलें क्या होती हैं? फसलों को कीट पतंगों व खरपतवारों से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर या फसल के आसपास जो है अन्य फसलों का जो उगाया जाना ट्रैप फसल कहलाता है। बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान रखना, हमको भी नहीं पता था ट्रैप फसल क्या होता है। इसमें कपास को बचाने के लिए भिंडी का उत्पादन, ठीक ना, ये ध्यान रखना। जैसे इसे कपास को जो कीड़ा या जो पतंगे या कोई भी जीव जंतु जो खाते हैं वो भिंडी से क्या करते हैं, परहेज करते हैं, तो भिंडी लगा दिया है ना, तो कपास क्या हुआ, बच गया, ऐसा होता है। ऊर्जा या जो है एनर्जी फसलें, वे फसलें जिनका उपयोग बायोडीजल बनाने में या गैसोहाल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इन फसलों से विभिन्न प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे क्या, गन्ना, जट्रोफा, चुकंदर, मक्का और आलू। ठीक, गन्ना से क्या बनता है, मेथनॉल बनता है। जो इनसे क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। आगे देखते हैं कृषि जोतों की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार क्या है, 1.32 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, ये औसत है। देश में सर्वाधिक जोतों का जो आकार कहाँ है, नागालैंड में है, तथा न्यूनतम केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बात करेंगे तो देखेंगे कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार देखिए, एक जो हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं तथा एक बीघा में 2530, हालांकि ये नहीं पूछेंगे इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार पूछ सकते हैं। कंटूर कृषि या समोच्च कृषि किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत पहाड़ी ढालों को काट काट कर सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, जिससे कृषि योग्य हो जाते हैं। देखिए पहाड़ों पे ऐसे ना, पहाड़ खड़े हैं भाई, पानी लगाएंगे यहाँ से यहाँ कोई खड़ा होगा तो कैसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीढ़ी काट लेते हैं, इस तरीके से सीढ़ी बना लेते हैं, है ना। तो ये कंटूर कृषि या समोच्च कृषि कहलाती है। फिर क्या होती है, निर्वाह कृषि, कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि, ठीक, निर्वाह कृषि कहलाती है। भाई किसी के पास 2 बीघे खेत है ना, तो सॉरी तो वो क्या करता है, उसमें वो अनाज बोएगा, क्योंकि जो उसको खाना है पूरे साल, तो ये क्या कहेंगे कि निर्वाह कृषि। वही यहाँ पे ये गन्ना लगा देना अभी, तो ये क्या, ये तो नकदी फसल हो गई ना, ठीक, व्यावसायिक फसल हो गई, ये चीज़ें हैं। फिर क्या, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से जो अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाता है। यहाँ पे निर्वाह नहीं, गहन कृषि। ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, स्थानांतरित कृषि व चलवासी पशुचारण इसमें शामिल है। मतलब क्या, झूम कृषि। आदिम क्या है, पहले लोग क्या करते थे, जंगल ही तो सब थे, सब क्या थे, सब जंगल थे। जंगल को काटो और क्या करो, यहाँ पे खेत बना दो, तो इसको क्या कहते थे, आदिम या स्थानांतरित। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अभी फसल उगाई, यहाँ से फसल काट ली, ठीक ना, अब क्या किया, फिर यहाँ से बढ़ गए आगे, दूसरा खेत बना लिया, है ना, इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित। जो मतलब क्या, स्थल बदल बदल के खेती करना। क्योंकि ये यहाँ पे एक कारण ये था कि यहाँ पे एक बार कृषि हो गई, 2 बार हो गई, अब इसकी क्या जो उर्वरता समाप्त हो गई। अब क्या, जो नई जगह पहुँचेंगे तब तक जब फिर यहाँ पे फिर से जब लौट के आएंगे तो ये जब तब तक पड़ती है, तब क्या होगा, यहाँ की जो है फिर से जो मिट्टी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ होती थी। यह कर्तन व दहन, काटो व जलाओ, वही बात है ना, अथवा बुशफेलो के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। जो अमेजन के बेसिन में यह कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। देखिए विभिन्न देशों में जो इसको क्या नाम दिया गया, ये समझ जो गए हो ना। देखिए पेड़ पौधे काट दिए, जंगल काट दिए, वहाँ पे जला दिया, तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कुछ दिन के बाद में उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक ना, ये चीज़ देखिए। भारत में इसे कहते हैं झूम कृषि यानी झूमिंग। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, और मलेशिया में लदांग, श्रीलंका में चिन्ना, और कांगो में मोसले, वियतनाम में रे, म्यांमार में दुंगथा कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देश में अब देखिए, देश में क्या होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे, बेवार या डहियार। छत्तीसगढ़ में दीपा, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में वत्रा, आंध्रा में क्या कहते हैं पोंडू, केरल में कुमारी, उड़ीसा में चिक्कमान, विंगा और डाबी, कहीं लिखा पामा डाबी भी कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए वाणिज्य कृषि की अगर बात कर लें तो क्या है, इसमें फसल उत्पादन व पशुपालन बाजार में विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है। क्या होता है, इसे कहते हैं व्यावसायिक कृषि। मतलब सिर्फ वो पहले से मन में है कि ये चीज़ हम जैसे
जैसे केला की बात कर लें ना, केला आजकल बोया जाता है, तो केला क्या है, वाणिज्यिक कृषि है ना। पहले से पता है कि बाज़ार में इसे बेचेंगे। तंबाकू क्या है, बाज़ार में बेचेंगे। जो कपास क्या है, जो बाज़ार में बेचेंगे। तो ये बातें हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि, इसमें विक्रय के उद्देश्य से अनाज उत्पादित किया जाता है। आप देखिए मिश्रित कृषि क्या होती है, अनाज व चारे के लिए फसलों को एक साथ जो उगाना मिश्रित कृषि कहलाती है। फिर क्या है, रोपण की बात करते हैं तो ऐसी फसलों में बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे चाय, कहवा, कपास, केला, रबड़, काजू। रोपण का मतलब क्या होता है, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। अमूमन क्या होता है, बीज जो बोए जाते हैं ज़मीन में फेंक दिया, लेकिन पौधे लगाए गए ना उसको एक एक खोद के, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा लागत होती है। पहली बार पौधे लाओ, आप विकसित करो इनको, फिर इनकी देख रेख करो, है ना, ये चीज़ होती है। अब बात करेंगे भारत में ठीक सिंचाई व्यवस्था की, तो नलकूप या कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई इसमें होती है। कितनी, लगभग 56%, 55.9%। फिर नहरों द्वारा 31.4%, तालाबों द्वारा 6.1% और बाकी 6.6% होती है। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो काहे से होती है, जो नलकूपों से। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा काहे से होती है, तालाबों से होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा काहे से होती है, तो नहरों से होती है, ध्यान रखना। फिर क्या, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए, सेरीकल्चर रेशम कीट, ये बहुत पूछते हैं, याद रखना आप लोग। जो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। देखिए यहाँ पे आपको रट नहीं पाओगे अभी जल्दी, आपको क्या है, इसको कोरिलेट करना है। जैसे फ्लोरी, फ्लावर, फूलों हो गया। विटीकल्चर, अब देख कहीं कहीं पे नहीं होगा कुछ, तो जहाँ पे है वहाँ पे याद करते हैं। चलो विटीकल्चर आपको रटना पड़ेगा, क्या है, अंगूर है ना। फिर वर्मी कल्चर केचुआ, पोमोकल्चर फल, है ना। फिर ओलेरीकल्चर सब्जी, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक हवा में पौधों को जो है उगाना। पोटिक नहीं, पोनिक होता है यहाँ पे, एरोपोनिक। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को जो उगाना। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन। ठीक, ओलेरीकल्चर, जैतून का, यहाँ देखना ओलिवरी है, और अगर ओलरी आ जाए, ठीक है, तो क्या ये सब्जी हो जाता है। यहाँ दिखा ओलरी लिखा है सब्जी वाला, और ये क्या लिखा है, ओलिवरी, तो ये जैतून का उत्पादन। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए हुई, कब, देखिए यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलाग जो थे, ये सब विश्व में लेके आए थे, मैक्सिको के ये जो निवासी थे, कब, 1943 में। लेकिन भारत में 66-67 के समय में जो विलियम जो गैडे थे, इन्होंने इसको शब्द दिया था, कौन, जो कृषि क्रांति। और 66-67 के समय में MS स्वामीनाथन ये भारत में इसकी जो है स्थापना की थी, यानी कि ये लेके आए थे यहाँ पे, जो कृषि पे बात की थी। कृषि क्रांति में कुल 6 फसलों को चुना गया था। कौन कौन से थे, गेहूं था, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और राई। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि गेहूं की फसल में हुई थी, और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी, तो पंजाब के क्षेत्र में हुई थी, ध्यान रखना। चने व बाजरे के जो उत्पादन में कमी हुई थी, इसमें फसल ज़्यादा नहीं हो पाई थी। आइए बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जो वृद्धि कहाँ हुई थी, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में हुई तथा राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि गंगानगर में हुई। सबसे ज़्यादा कहाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में गंगानगर। ये देखिए राजस्थान पूरा रेगिस्तान है, लेकिन गंगानगर में क्यों हुई, क्योंकि वहाँ से नहर निकली है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी। तो क्या, गंगानगर व हनुमानगढ़ रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे उत्पादन हुआ था। इसका दूसरा चरण कब आया, 1987 में आया, जिसमें चावल की फसल को लाभ मिला। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध के लिए है, जो वर्गीज कुरियन, कब, 1970 में। क्या नाम दिया था, ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, नीली क्रांति जो मत्स्य से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, रजत क्रांति अंडा से है, पीली क्रांति तिलहन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ों से परियोजना से, गोल्ड क्रांति आलू से, सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स से, बहुत मोस्ट है, हरित सोना बांस को कहते हैं, ग्रीन गोल्ड धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से, सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटे अनाज, ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है, देखते हैं आप। फिर परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। देखिए ग्रीन गोल्ड में कन्फ्यूज मत होना, ऊपर भी ग्रीन गोल्ड था, ठीक है, ये ठीक हरित सोना, ये ठीक ग्रीन गोल्ड, ये बहुत सबको नाम दे देता है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक, अगर पूछते हैं तो कोई एक ही उत्पाद उसमें क्या है जो ऑप्शन में होगा। फिर सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से, फिर सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से, बहुत मोस्ट है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने से संबंधित है।
अच्छा, नाबार्ड की बात कर लें। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ, क्या लिखा है, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना। अच्छा, फिर IARI, इसका क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर एक कृभको, क्या लिखा है? कृषक भारती कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, ठीक। फिर क्या? इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक। कब हुई स्थापना? 1967 में। इसकी 1980 में। बहुत मोस्ट हैं। अब देखिए, खाद्य कृषि संगठन कहाँ है? रोम में है। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जिनेवा में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और अब कल बात करेंगे भारत में उद्योगों की, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।